Hello students, welcome to Guru Mantra IQ channel. I am Mithilesh Kumar. Today we will study the chemistry, basic concept of the chemistry. अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे और इस वीडियो में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको केमिस्ट्री को अंडरस्टैंडिंग करने में आपको क्या करता है, परेशान करता है, या आपको लग रहा है कि अभी तक हम केमिस्ट्री नहीं सीखे हैं, ये सारे पॉइंट्स को इसमें अच्छी तरह से बताई गई है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और जितने भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स विशेष रूप से हो जाता फिर भी इनके बाद, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा उनके ज़रिए आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इनके लिए मदद करूंगा। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको किसी तरह का इससे संबंधित कोई भी समस्या ना रहे। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम लोग चलते हैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जो मेटल होते हैं, किस प्रकार से मेटल जो है कोई भी एलिमेंट को मेटल कह देते हैं और किसी भी एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, तो नॉन मेटल कहते हैं। और कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो मेटल और मेटल दोनों का गुण रखता है, उसे मेटेलोइड कहते हैं। यानी धातु होते हैं, कुछ अधातु और कुछ उपधातु होते हैं। इनके विषय में पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा। यह वीडियो का पार्ट 2 है। यह वीडियो का क्या है? पार्ट 2 है। और जो स्टूडेंट्स अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं और पार्ट 2 वीडियो को ओपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। और क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पार्ट 1 में बताया गया है और फिर पार्ट 2 में उसको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं बताया जाए, तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए पार्ट 1 को जरूर देखें। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसके विषय में हम लोग अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित। इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले आपको ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, ज़्यादा करके उस हिंदी मीडियम वाले के लिए आप इंग्लिश में लिखा हुआ, इससे आप परेशान ना होएं। बार बार हम वीडियो में बता रहे हैं और इसलिए नहीं होइए कि ताकि अगर ये जो है हिंदी में भी लिखा हुआ है आगे में, और मैं हिंदी में ही आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज़ का हिंदी बताऊंगा, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो इलेक्ट्रॉन का, जहां हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जानकारी जहां प्राप्त करेंगे या जिससे प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का वितरण ऑर्बिट बाय ऑर्बिट होता है। ये ऑर्बिट यानी कक्षा बाय कक्षा होता है। ये इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो कैसे होता है, ये होता क्या है, इसके विषय में जानेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके विषय में। तो ये पहले, उनसे पहले आपको हम ये बता दें, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये जो है किस नियम पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सिद्धांत किस पर है? तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल पर आधारित है। हुंड के रूल पर आधारित है। पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर आधारित है। यहाँ PAL लिखा गया है, PLE यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रिंसिपल हो जाएगा, वो प्रिंसिपल होता है। तो इस तरह से आप लोग देख लिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पर आधारित है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व प्रिंसिपल पर आधारित है, हुंड रूल पर और पॉली। आपको एग्जाम में आ सकता है, क्या आ सकता है कि निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस पर आधारित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे।
और इसमें से 3 ये दिए रहेंगे, तो किन में नहीं है, तो जो ये 3 के अलावे होंगे वही नहीं होंगे। तो यह भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको निकालने के लिए किस किस तरीके को अपनाया जाना चाहिए, कैसे निकाला जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इसको तैयार करते हैं। तो यह हम तैयार करने के लिए एक तो ऑर्बिट को उपयोग करते हैं, दूसरा सब ऑर्बिट के आधार पर भी निकालते हैं, और इससे रिलेटेड ऑर्बिटल भी है, तो ऑर्बिटल को भी हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड के अगर हैं तो आपको ऑर्बिटल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 11th और 12th के स्टूडेंट के स्टैंडर्ड के हैं उनको जो है हम आगे वाले वीडियो में इससे संबंधित बताएंगे। जब आपका जो चैप्टर बाय चैप्टर होने लगेगा तो आपको उसके आधार पर वहां बताया जाएगा। फिलहाल यह बेसिक है, इसलिए हम इन सब के विषय में हम बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, जितना आपको केमिस्ट्री को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में आपको मजबूती प्रदान करें। ये आपको ध्यान रखना है कि हर किसी भी चीज को हम पूरा एलोबरेट नहीं करेंगे, पूरी तरह से हम डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके डीप में जाने के लिए हमको चैप्टर आपको लेना होगा, क्योंकि यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जानकारी है, इसलिए बेसिक ही बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए ऑर्बिट के विषय में हम बता दें आपको, ऑर्बिट को नील्स बोर ने 1913 में इसमें क्या किया था, खोजा था, बताया था। नील्स बोर ने ऑर्बिट के विषय में बताया था। आर्नोल्ड समरफील्ड ने सब ऑर्बिट के विषय में बताया था। स्कॉर्डिंगर ने ऑर्बिटल के विषय में बताया था। स्कॉर्डिंगर का स्पेलिंग जो यहाँ लिखा हुआ है हमको बता दें, SCHRODINGER है, ठीक है, स्कॉर्डिंगर हो गया। तो ऑर्बिटल के विषय में किसने बताया, तो आपको समझ में आ गया। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है, ऑर्बिट को सेल भी कहते हैं, ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या होता है, अस्थिर अवस्था, यानी ऑर्बिट का हिंदी क्या होता है, कक्षा। एनर्जी लेवल का मतलब ऊर्जा का लेवल है, क्या होता है ये ऊर्जा का लेवल भी इसको कहते हैं। सेल तो समझते हैं ऑर्बिट या सेल कहिए, ये ऑर्बिट, ये सारे एक ही नाम है। ये क्या है, ऑर्बिट कह लीजिए, शेल कह लीजिए, या एनर्जी लेवल कह लीजिए, या स्टेशनरी स्टेट कर लीजिए, या हिंदी में कक्षा कह लीजिए, एक ही बात है। कक्ष, ऑर्बिट मतलब कक्ष के हिसाब से सुनते हैं। चलिए कक्षा तो हो गया, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कभी यहाँ इस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएंगे, हिंदी पर थोड़ा सा यहाँ देख करके कक्षा लिखा गया है, कक्ष। ऑर्बिट मतलब यहाँ देखेंगे कक्ष। तो कक्ष और कक्षा को लेकर के आप जो है परेशान नहीं होइएगा कि ऑर्बिट मतलब कक्ष होता है या कक्षा होता है। तो ऑर्बिट मतलब कक्ष भी होता है और कक्षा भी होता है। तो एक तो कक्षा होता है जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास को लेकर के, तो वो होता है। तो यहाँ वो कक्षा नहीं पढ़ना है, यहाँ ऑर्बिट के हिसाब से पढ़ना। तो ये ऑर्बिट क्या होता है, यानी कक्षा या कक्ष क्या होता है, ये इसके विषय में जानते हैं। क्या होता है, सबसे पहले पूछा जाएगा क्या होता है ऑर्बिट, तो आप क्या बताइएगा, तो आप बताने के लिए आप बताइएगा कि जो ये न्यूक्लियस होते हैं, कोई भी एटम, कोई भी मेटल होता है तो एटम का बना होता है, और एटम जो होता है, एटम के न्यूक्लियस में, एटम का क्या होता है, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का जो बीच वाला पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, CANUCLEUS, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हिंदी क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्रक। और ये हो गया न्यूक्लियस के चारों ओर का, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का पाथ है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये पाथ है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, इसके अंदर क्या सब रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपना पाथ पर, ऑर्बिट में क्या होता है, मूव करते रहता है। ये बात को आप समझ में आ गया होगा आपको। तो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, केंद्रक होता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, केंद्रक। तो ऑर्बिट क्या होता है, तो ऑर्बिट न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का ये पाथ है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाथ को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वह पाथ जिसकी ऊर्जा निश्चित हो, और उस जो पाथ आपने देखा, यह जो आप पाथ देख रहे हैं, ये जो पाथ है, इसमें ऊर्जा जो होता है, एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो निश्चित होता है, फिक्स जो होता है। ये नहीं कि इसमें 2 है उसमें 3 हो जाएगा, तो ऐसा। तो हम लोग ये देख लिए, समझ में आ गया कि ऑर्बिट क्या है। तो अब हम लोग जानेंगे क्या कहते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे ऑर्बिट जो होते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। तो यह जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर क्या है, ये जो देख रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का पाथ है। ये पहला पाथ है, ये पहला ऑर्बिट है,
ये क्या है, यह पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा, इसी तरह पांचवा छठा होता है। तो पहले ऑर्बिट का क्या नाम है, पहले ऑर्बिट का के है। दूसरे ऑर्बिट का क्या नाम है, दूसरे ऑर्बिट का क्या है, एल नाम, दूसरे ऑर्बिट को एल नाम से डिनोट किया गया, एम से तीसरे को और एन से चौथे को डिनोट कर दिया गया। उसी तरह एन के बाद ओ हो सकता है, पी हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ आगे में लिख दिया है, ऑर्बिट को के एल एम एन ओ पी से डिनोट किया जा सकता है। तो हमने यह भी बताया था अभी कि आपको यह भी बताया था कि ये जो एनर्जी लेवल होता है या फिक्स जो होता है, किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी जो होता है वह फिक्स जो होता है। तो फिक्स जो होता है, तो देखिए इसमें पहला ऑर्बिट में कितना है, 2 है, दूसरा ऑर्बिट में कितना होगा, 8 होगा, तीसरा ऑर्बिट में कितना होगा, ये तीसरा ऑर्बिट है तो 18 होगा, चौथा में कितना होगा, 32 होगा। तो ये तो हमें पता है ना कि पहला ऑर्बिट में 2 है, हमें आता है निकालना, या आपको भी थोड़ा बहुत आता होगा, सीखे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हमें पता है तो हम सब बता दिए। आपको नहीं, किसी स्टूडेंट को होगा, किसी को पता नहीं होगा कि सर 2 कैसे हो गया, 8 कैसे हो गया, तो इनको भी हम आपको समझाएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि न्यूक्लियस, यह आपका क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्र है, और केंद्र से ये जो है ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा ऑर्बिट है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, ऑर्बिट दूर हो जाता है, होता जाता है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा तो सबसे दूर है ना, इसमें क्या है, चौथा सबसे दूर है, इसमें चौथा क्या है, सबसे दूर है। और दूर, सबसे दूर में सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूक्लियस से जितना दूर होता है एनर्जी लेवल क्या होता है उसका, बढ़ते जाता है। तो देखिए 2, 8, 18, 32 बढ़ते गया कि नहीं, तो एनर्जी लेवल बढ़ते जाता है। न्यूक्लियस से जितना दूर ऑर्बिट होगा, कक्षा जितना दूर होगा, उनमें एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। क्या होगा, तो न्यूक्लियस के पहला ऑर्बिट में 2 है, देखिए उसके बाद 8 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 32 हो गया। तो चलिए ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि एनर्जी लेवल, यहाँ लिखा भी है, ईच ऑर्बिट हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल, प्रत्येक के पास अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। ये भी देख लिया आपने, अलग अलग है, किसी में 2 है तो किसी में 8 है, किसी में 18 तो किसी में 32। और एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग द फर्दर इट इज फ्रॉम द न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस से जैसे जैसे आगे बढ़ता है एनर्जी लेवल क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है, अर्थात बढ़ते जाता है। यह भी आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि ये हम बता दें, आपके मन में जो प्रश्न चल रहा था, सर पहले ऑर्बिट में 2 हो गया, दूसरे ऑर्बिट में 8 हो गया, तीसरे में 18, 32, तो हम आपको बता दें, इसी को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी ऑर्बिट में, चाहे के की बात कर ले, चाहे एल की बात कर ले, एम की बात कर ले, एन की बात कर ले, यानी के मतलब पहला, एल मतलब दूसरा, एम का मतलब तीसरा, एन का मतलब चौथा, किसी भी ऑर्बिट का बात कर ले, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, यानी किसी भी ऑर्बिट में अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए, कहता हो तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो क्या बताइएगा, 2n² होता है। इसमें भी के में भी 2n² है, एल में भी 2n², एम में भी और एन में भी, सब में 2n² होता है। तो फिर प्रश्न उठा, सर एन क्या है, तो ये एन क्या है, एन, तो एन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है एन को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां हमने लिख भी दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज 2n², यानी अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2n² होता है। यहाँ एन क्या है, तो एन ऑर्बिट का नंबर है, 1 2 3 4 कक्षा की संख्या है, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑर्बिट किस पर आधारित है, तो आप कहिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर आधारित है। चलिए, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है। अब बता देते हैं नेम ऑफ ऑर्बिट, को पता है आपको नेम ऑफ ऑर्बिट, के एल एम एन ओ। चलिए यह भी समझ में आ गया। पहला ऑर्बिट का नाम, पहला ऑर्बिट के, पहला ऑर्बिट क्या है, के है, पहला ऑर्बिट क्या है, के है, दूसरा ऑर्बिट का नाम क्या है, एल है, तीसरा ऑर्बिट का नाम क्या है, एम है, चौथा ऑर्बिट का नाम एन, पांचवा ओ, छठा पी है। हमने कहा कि सब में 2n² होगा, सब में 2n², जैसे के ले लिए, पहला ऑर्बिट है, तो पहला ऑर्बिट में क्या होगा, 2n² होगा कि नहीं, तो बराबर क्या लिखेंगे, 2 n के जगह क्या लीजिएगा, 1 लीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यानी 2 × 1 × 1 करेंगे, 1² मतलब 2 बार 1 लिखिए, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 ही ना होगा, तो यानी के में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2 होगा। चलिए, तो यही चीज यहां हमने लिख दिया है। यहाँ देखिए के में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 2 निकला है कि नहीं, तो निकाल दिए 2n² से, ठीक है। उसके बाद एल में इसी तरह निकालिए, एल क्या ऑर्बिट की संख्या कितना है, 2 है, एल की ऑर्बिट की संख्या 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बताए थे, 2n² होगा, तो 2n² होगा तो 2 × 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 होगा कि नहीं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, यानी एल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा अधिक से अधिक, 8 से अधिक नहीं रह सकता है एल में,
हमेशा याद रखिएगा, एल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, के में 2 से अधिक नहीं रह सकता, 2 से कम अधिक नहीं रह सकता, 2 से कम हो जाएगा तो उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, 8 से अगर कम हो जाएगा बाह्यतम कक्ष में तो उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। चलिए अगर हम आपको कह दें, अगर हम आपको यह बता दें कि एम के बाद एल के बाद एम आ जाता है, तो एम कौन सा ऑर्बिट, एम का ऑर्बिट की संख्या क्या है 3 है, तो इसमें भी 2n² होगा, तो 2n² होगा तो 2 × 3 का स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं, तो 2 × 3 करेंगे कि नहीं, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 होगा, यानी एम में कितना होगा 18, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 18 होगा। इसी तरह हम एन का KLM का निकाल दिए, एन आप निकालिए, एन कितना है 4 है, अब फार्मूला 2n² से निकालिए, एन के जगह 4 रख करके निकालिए, यहाँ निकाला हुआ भी है 32 होता है, ओ निकालिएगा 5 है 50 होता है, पी निकालिएगा, पी की संख्या 6 है, 2n² का फार्मूला लगा करके यहाँ 32 लिखा चला गया है, इसलिए आप यहाँ 32 देख करके घबराइएगा कि नहीं, उसको 72 कर लीजिएगा, क्योंकि 2 6 6 36 होगा, 36 2 जा 72 होगा, वहाँ 32 लिखा गया है, जो मिस्टेक हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आगे चलते हैं। प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, अभी यहाँ जो देख रहे थे 2 8 18 32, और उसके बाद कितना होता है 50 हुआ, इसके बाद क्या हुआ देखिए यहाँ क्या हुआ 50 हुआ, उसके बाद 5वें ऑर्बिट में 50 और उसके 6ठे ऑर्बिट में 72 होता है। तो ये 2 8 18 या 32 कैसे होता है समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि एम ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अब अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए एम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आप लिखिए एम ऑर्बिट, देखिए के के बाद के आता पहला ऑर्बिट, एल दूसरा, एम तीसरा, तो एम बराबर 3 लिख लीजिए, फिर 2n² निकाल लीजिए, 2 × 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो बता देंगे एम में सर 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलिए अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए ओ में कितना रहे होगा, तो ओ के बाद क्या था, के पहला, एल दूसरा, KLM तीसरा, एन चौथा और ओ पांचवा। चलिए 2n² फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर दिए तो 2 × 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया आपको। चलिए इतना तो समझ में आ गया आपको कि कैसे ये 2 8 18 जो 32 50 आदि जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है देखिए पहला ऑर्बिट में हमने क्या बताया था, पहला ऑर्बिट में के विषय में हमने बताया था, पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा। तो ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो ये मैक्सिमम किसको, ये जो 2 डिनोट करता है, ये जो 2 जो इलेक्ट्रॉन है पहला ऑर्बिट में, तो यहाँ किसको डिनोट करता है, ये 2 एलिमेंट्स, ये डिनोट करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, पीरियोडिक टेबल में पीरियड जो होते हैं 7 होते हैं और ग्रुप कितने होते हैं 18 होते हैं। तो 7 पीरियड जो होते हैं, तो उसमें पहला ऑर्बिट में ये बता रहा है कि के में 2 आता है, तो यानी पहला ऑर्बिट में कितना होगा 2 होगा। और दिखा भी देते हैं आपको, ये देखिए पहला ऑर्बिट में देख लीजिए, यहाँ पहला ऑर्बिट में क्या है, देखिए ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो ये हाइड्रोजन हीलियम क्या है पहला ऑर्बिट में कितना है 2 है। यहाँ देखिए दूसरा ऑर्बिट में कितना है 8 होगा, इसमें देखिए तो के बाद क्या आता है एल आता है ना, एल में कितना दूसरा नंबर पर और दूसरा ऑर्बिट है ना, इसमें देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एम में यहाँ क्या हो जाएगा 18, यहाँ 18 नहीं होगा, ये इसमें भी 8 है, ये दोनों में 8 होता है, उसके बाद इन दोनों में क्या होगा 18 होगा और नीचे वाले में क्या होगा 32 होगा, ये 2 करके इसमें चलता है। पहला ऑर्बिट में कितना होता है 2, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, इसलिए पहला पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन रखा गया 2 रखा गया है, दूसरा पीरियड में कितना रखा गया 8 रखा गया है। तो ये 2 8 18 32 के ही हिसाब से यहाँ जो प्रत्येक पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट रखे गए हैं प्रत्येक पीरियड में, जैसे पहला पीरियड में 2 है, दूसरा में 8 है, फिर इसमें भी 8 है, इस तीसरा में 18 है, इसमें चौथा में भी 18 है, पांचवा में भी 18 है, तीसरा में तो 8 ही है, 2 3 में 8 है, चौथा पांचवा में 18 है, अब छठा सातवां में क्या है 32 है। तो अब 2 8 18 32 एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट की जो संख्या है, एलिमेंट की संख्या जो है 18 18 है 32 है ना, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये 2 8 18 32 का क्या सेंस था वहां बताने का, ये भी ये पीरियडिक टेबल में जो उसका जो आधार लिया गया है, तो उसी आधार पर जो है निल्स बोर ने इसको क्या है बनाया था, उसी आधार पर इस एलिमेंट को अरेंजमेंट भी किया था। ठीक है, इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रॉन के में कितना है 2 है, के में कितना है 2 है,
तो यहाँ 2 हमने देखा था, 2 कौन कौन थे? 2 तो हाइड्रोजन थे और हीलियम थे। एल में 8 है, तो 8 में 8 है, तो 8 में कौन कौन आ गए? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियोन होते हैं। कौन होते हैं? नियोन होते हैं। यहाँ देखिए एल में एल को आपने देख लिया। तो इस प्रकार से आपने देखा। एक चीज और आपको याद रखना है हमेशा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है ये भी आपको हम बताएंगे इस समय, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होना चाहिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का हिंदी होता है बाह्यतम कक्षा। बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक तथा बाह्यतम से पहले वाली ऊपर में लिखा हुआ है, वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे हम आपको इसको रिकॉल कराएंगे, लेकिन अब फिलहाल आप ध्यान में रखिए कि बाह्यतम कक्ष में, सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? सबसे बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से अधिक नहीं रह सकता, और बाह्यतम से पहले वाले में 18 से अधिक नहीं रह सकता। अभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने तरह के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कितने तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचे जा सकते हैं और कितने तरह के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला हम बताएंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, दूसरा अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? अस्थाई होता है। अस्थाई होता है अस्थाई विन्यास, अस्थाई विन्यास, ठीक है। और अनस्टेबल का मतलब अस्थाई, लगा दीजिए यहाँ, अस्थाई विन्यास हो जाएगा। तो ये मतलब समझ में आ गया। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अस्थाई विन्यास और अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अस्थाई विन्यास। आपके मन में प्रश्न उठता होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अस्थाई और अस्थाई में डिवाइड किया गया है। तो ये अस्थाई कि कौन से एलिमेंट है जो अस्थाई विन्यास को शो करता है और कौन से एलिमेंट है जो अस्थाई विन्यास को शो करता है या दिखाता है, तो इनके विषय में पढ़ेंगे। उनसे पहले हमको अस्थाई पढ़ना चाहिए। अस्थाई विन्यास को शो करने के लिए हम नोबल गैस के पास पहुंचेंगे। किसके पास पहुंचेंगे? नोबल। जानते हैं नोबल गैस को इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट गैस भी कहते हैं। और इसका हिंदी होता है अक्रिय गैस, सक्रिय गैस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैस होता है इसको जीरो ग्रुप में रखा गया। प्रश्न उठा जीरो ग्रुप में क्यों रखा गया है? तो क्योंकि यह अस्थाई है। अस्थाई क्यों है? प्रश्न उठा कि अस्थाई क्यों है, तब आप बताइएगा। अस्थाई होने का रीजन जो बताइएगा। जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नोबल जो गैस है अस्थाई है, इसको जीरो ग्रुप में रखा गया, क्यों रखा गया? तो मैंने अभी बताया था कि बाह्यतम कक्षा में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा? 8 होगा। तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो समझ जाइए कि अस्थाई है। क्या है? अस्थाई। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी सबसे बाहरी कक्षा में किसी भी एलिमेंट के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होकर के 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता है, यानी 1 से 7 तक होता है, तो ये समझ लीजिए अस्थाई है। वो अस्थाई है। समझ में आया? अस्थाई विन्यास और अस्थाई विन्यास के विषय में आपको समझ में आ गया। तो जितने भी नोबल गैस है ये अस्थाई विन्यास इसलिए है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए है क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब जरा देखिए इसके हीलियम, ये देखिए सबसे पहले आप नाम जान लीजिए कौन कौन से नोबल गैस हैं। तो नोबल गैस हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन। पीरियोडिक टेबल में से कहाँ रखा गया? 18 ग्रुप में रखा गया और इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। 18 ग्रुप को क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। सबसे राइट साइड में क्या रखा गया है? इसको रखा गया है। इसे आर्गन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन जो है, ये जो जितने भी एलिमेंट है इनको सबसे बाह्यतम कक्षा में रखा गया। इसे नोबल इनर्ट गैस भी कहते हैं। चलिए तो हम बता रहे थे इनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए है ना, सबसे बाहरी कक्षा है। देखिए ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, ये पी है। इस पी में देखिए तो 8 है ना इसका।
तो इसमें भी देखिए, तो इसमें 8 है। सबसे इसकी बाहरी जेनन के सबसे बाहरी भाग में, बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कक्षा में कितना और इलेक्ट्रॉन है? 8 है। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो इसका मतलब समझ में आया कि जो बाह्यतम कक्षा में अगर 8 होता है तो समझिए स्टेबल है। अगर स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब उसके बाह्यतम कक्षा में क्या होगा? 1 2 3 होगा। तब समझ जाइएगा ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है। 1 से लेकर 7 तक होगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल को समझ गए आप। और ये जो बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे 8 8 8 है, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट समझ में आ गया आपको? तभी हम बताए थे कि आउटर मोस्ट समझाएंगे आपको। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी वाला कक्षा। तो पहला कक्षा ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये नहीं समझ जाइएगा कि बाहरी पी ही हो सकता है, जरूरत नहीं है। अभी नियोन के हिसाब से देखिए, नियोन के हिसाब से यह बाहरी हो गया, आर्गन के हिसाब से देखिए ये बाहरी हो गया, ये क्रिप्टन के हिसाब से ये सबसे बाहर, इसका पहला ये हुआ, दूसरा तीसरा, सबसे बाहर वाला क्या हो गया? 8 हो गया। इसलिए बाह्यतम कक्षा हुआ ये। समझ में आ गया आपको? चलिए अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने खींचा कैसे, कैसे ड्रॉ किया, इसके विषय में बताते हैं। जैसे अभी देखिए हीलियम को देखिए, हीलियम के यहां देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? तो जान लीजिए एटॉमिक नंबर अगर क्या है? 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। क्या होगा? सॉरी, एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं इस तरह से, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का? 2 है। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? 2 होगा। तो याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जो परमाणु संख्या, ये तीनों बराबर होते हैं। यानी Z बराबर होता है P और P बराबर होता है E। या हम कह सकते हैं जितना किसी भी तत्व के या किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही परमाणु संख्या होता है, उतना ही क्या होता है? परमाणु संख्या, और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर हम कहते हैं हीलियम की परमाणु संख्या 2 है तो इसमें प्रोटॉन भी 2 ही होगा। नियोन का अगर हम आपको बता दें, नियोन का परमाणु संख्या क्या है? 10 है। तो इसमें इसका जो P बराबर यानी प्रोटॉन बराबर भी 10, इलेक्ट्रॉन बराबर भी 10 होगा। उसके बाद अगर हम आपसे कह दें कि आर्गन में जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है। एटॉमिक नंबर को Z से सूचित कर दे तो प्रोटॉन कितना होगा? 18 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18 होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? ऑर्बिट के हिसाब से। यहां देख रहे हैं ये ऑर्बिट KLMNOP है ना। तो इस तरह से K में कितना, इसके पास 2 ही है तो ये तो 2 दे दिया। तो 2 अगर इसके पास, हीलियम के पास 2 है, 2 दे दिया तो K तो फुलफिल हो गया ना। फुलफिल हो गया मतलब भर गया, जितना चाहिए उतना मिल गया उसको। तो अगर उतना है, 2 है, 2 मिल गया, तो पहला ऑर्बिट अगर 2 से ही फुलफिल हो रहा है, 2 चाहिए, 2 से ही फुलफिल हो रहा है, इसलिए हम हीलियम को कहते हैं या डुप्लेट को शो करता है। किसको शो करता है? डुप्लेट या डुएट को शो करता है। किसको शो करता है? डुएट। तो हम अभी बता दें आपको, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2 तरह का होता है। एक तो होता है ऑक्टेट होता है और दूसरा क्या होता है? डुएट होता है। तो डुएट कौन होता है? तो ओनली 1 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो हीलियम है। हीलियम क्या होता है? जो डुएट को शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कक्षा इसका K है, उसमें भी फुलफिल हो जाता है। तो इसलिए हम इसको डुएट कहते हैं। क्या कहते हैं? के पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट इसमें 2 चाहिए, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम भी वही हो गया, बाह्यतम कक्षा भी इसका वही हो गया, क्योंकि 2 ही है, एक ही ऑर्बिट में ये फुलफिल कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम डुएट कहते हैं, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में क्या आया? 2 आया। तो इसका मतलब ये नहीं निकाल लेना है आपको कि अगर जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 होगा तो वो डुएट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम कैल्शियम की बात कर दें तो कैल्शियम में पहला में 2 दे दिए, दूसरा में कितना देंगे? दूसरा में 8 देंगे। अभी आपने पढ़ा था ना, पहला ऑर्बिट में 2 होता है, दूसरा ऑर्बिट में 8 होता है, तीसरा में 18 होता है। तो इसके पास अब 2 8 दे दिए, इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर। चलिए 20 होता है तो 2 पहला को दे दिए, चलो L को 8 दे दिए, तब इसके पास बचा क्या? 10 बचा। तो 10 नहीं लिख देंगे, यहाँ 10 नहीं लिखेंगे तो क्या बताए थे? बाह्यतम कक्षा में 8 लिखेंगे
अब बाह्यतम से पहले वाले में कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो यहाँ इसके पास बचा है 10, तो 10 बचा है। यहाँ देखिए कैल्शियम की बात कर रहे थे, कैल्शियम 20 है, तो यहाँ देखिए 2 है, उसके बाद 8 दे दिए। तो बाह्यतम कक्षा में यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करें, 2 8 तो हो गया, 10 हो गया। अब इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ हम 10 डायरेक्ट लिख देंगे, 10 कभी नहीं लिखेंगे, 8 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, इनको रिपीट कर सकते हैं। तो 8 लिख दीजिए, तो 8 लिख दीजिए, 2 8 10 8 18 हो गया। तब बाह्यतम कक्षा के लिए क्या बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं। इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और ये बाह्यतम कक्षा में 2 हो गया, क्या हो गया, 2। तो इसका मतलब ये नहीं निकाल लेना है कि इसका, इसे भी ड्यूएट कहेंगे। पूरे एलिमेंट चार्ट में, यानी पीरियोडिक टेबल में केवल एक एलिमेंट है जो ड्यूएट को शो करता है। किसको शो करता है, ड्यूएट को शो करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यूएट क्या होता है। तो ड्यूएट को शो कौन करता है, हीलियम शो करता है। यह भी समझ में आ गया क्यों शो करता है हीलियम, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में क्या है, बाह्यतम कक्षा के ही है, और उसके पास 2 ही है, पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट को फुलफिल भी करता है बाह्यतम कक्षा में 2। बाह्यतम कक्षा फुलफिल जैसे ही कर दिया, किससे फुलफिल किया, तो इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन के को चाहिए उतना से ही फुलफिल कर दिया, यानी के को चाहिए 2 और 2 से फुलफिल हो गया, तो उसी को ड्यूएट कहते हैं। और वो जो आप देखे थे लास्ट में कैल्शियम को 20, कैल्शियम का 20 था, 2 8 8 सॉरी 2 8 8, उसके बाद 2 आया था। तो ये 2 से फुलफिल तो नहीं ना हो रहा है, बाह्यतम कक्षा में कम से कम 8 होना चाहिए। और फुलफिल होने के लिए इस 2 से क्या के है, एल है, एम है, एन फुलफिल हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, इसलिए इसको ड्यूएट नहीं कहते। ड्यूएट कहते हैं या फुलफिल हो रहा है हीलियम। हीलियम में पहला ऑर्बिट में के चाहिए, के होता है, उसमें इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल कर रहा है के को, इसलिए उसको ड्यूएट कह दिए। चलिए अब नियन का देखते हैं, नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन का देखते हैं। नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन में क्या है, तो यहाँ ये देखिए नियन जो है 10 होता है इलेक्ट्रॉन, तो नियन में पहला ऑर्बिट में 2 हो गया, दूसरा ऑर्बिट में 8 हो गया, तो दूसरा ऑर्बिट में 8 हो गया, तो क्या हो गया, ऑक्टेट को पूरा कर लिया। अगर बाह्यतम कक्षा में 8 है, बाह्यतम कक्षा में 2 है, तो क्या हो गया, ड्यूएट हो गया। तो बाह्यतम कक्षा में 8 हुआ तो क्या हुआ, ऑक्टेट हो गया, क्या हो गया, ऑक्टेट हो गया। यानी जितने भी नोबल गैस है सिवाय किसको, हीलियम को छोड़कर, सब क्या करता है, ऑक्टेट को फॉलो करता है। यानी ऑक्टेट मतलब 8, बाह्यतम कक्षा में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है, इसलिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए इसमें वैलेंसी इसकी पूछी जाए तो क्या बताइएगा, वैलेंसी इसकी 0 है। वैलेंसी क्या है, 0 है, क्योंकि यह क्या स्टेबल है। और बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह स्टेबल भी है। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना स्टेबल को शो करता है, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना 0 ग्रुप को शो करता है, क्योंकि इसके पास तो वैलेंसी कुछ नहीं बचा। अब वैलेंसी क्या होता है ये भी हम आगे समझाएंगे। ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये सारे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए आर्गन का कैसे, यदि 18 है, आर्गन का क्या है, 18 है, तो पहला ऑर्बिट में 2 दे दिए, दूसरे ऑर्बिट में 8 दे दिए, तीसरे ऑर्बिट में 2 8 10 खत्म हो गया था, तीसरा ऑर्बिट में 18 होगा, 8 देंगे ना। चलिए 36 है, पहला ऑर्बिट में 2, तो फिर उसके बाद 8 दीजिए, तीसरा ऑर्बिट में 18 लगता है तो 18 दे दीजिए, क्योंकि इसके पास पर्याप्त है अभी, 8 10 18 10 28 हो गया। अब कितना बचेगा, इसके पास 8 बचा, तो इसमें 8 दे दीजिए, तो ये भी 8 ही आया। 54 इसी तरह से, 86 का इसी तरह से आप खींच करके प्रैक्टिस वैसे तो ड्रॉ कर दिए हैं, खींच करके दिखा दिए हैं, आप भी आप लोग भी बना करके इसको देखिएगा। अब यहाँ हम बगल में देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल। यहाँ जो इसमें क्या है, वैलेंस सेल इसका क्या है, डुप्लेट है, 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब यहाँ देखिए ऑक्टेट, ये किसको शो कर रहा है, ये ऑक्टेट को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, ऑक्टेट को शो कर रहा है। तो जितना भी नोबेल गैस है ये सारे स्टेबल होते हैं, और ये किसको शो करता है, तो ऑक्टेट को शो करता है। और इसके इसलिए जो है इसके जो है इसको 0 ग्रुप में रखा गया है। ये समझ में आ गया होगा। अब चलते थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं, क्या है विषय में जानने के लिए, तो एटम्स विथ फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम्स विथ फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर एक्सट्रीमली स्टेबल। ये जो एटम है, इनके जो नोबल गैस के जो एटम है, क्योंकि फुल है, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या है, फुल है, फुल सेल है इसका, इसलिए यह एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, अत्यंत ही क्या होता है, अस्थाई होता है। अगर पूछा जाए कि आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में अस्थाई एलिमेंट का नाम बताएं तो नोबल गैस
है आपका अस्थाई एलिमेंट। उसमें डुएट को शो करने वाला कौन है, तो हीलियम है डुएट को शो करने वाला। उसमें ऑक्टेट को शो करने वाला हीलियम को छोड़ करके जितने भी नोबल गैस बच गए सारे ऑक्टेट को शो कर रहा है, यानी उसे इसलिए जीरो ग्रुप में भी रखा गया। अब एक चीज और जान लीजिए, जो ऑक्टेट को यानी नोबेल गैस जो ऑक्टेट को शो कर रहा है, ऑक्टेट को शो करता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जिसके होते हैं, तो ये समझिए डू नॉट टेंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, यानी इसमें प्रवृत्ति केमिकल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। बॉन्ड भी कई तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी बॉन्ड कैसे निर्माण होता है, बॉन्ड क्या है, हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें बस इतना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, कौन से गेन कर सकता है, कौन सा लूज कर सकता है, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। यानी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप जो है वीडियो पर बने रहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। और देखिए, तो हमने क्या कहा, ये जो नोबल गैस है ये केमिकल बॉन्ड को नहीं निर्माण करता है और सो एक्सट्रीमली लो केमिकल रिएक्टिविटी, और इसमें क्या होता है, अत्यंत ही रिएक्टिविटी इसकी बहुत ही कम होता है। इसमें जो रिएक्टिविटी होती है, अभिक्रियाशीलता होता है, यानी नोबल गैस अक्रिय गैस की जो अभिक्रियाशीलता होता है सबसे कम होता है, बहुत ही कम, अत्यंत कम होता है। पूछा जाए किस एलिमेंट का क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी यानी अभिक्रियाशीलता जो होता है सबसे कम होता है, बहुत ही अत्यंत कम होता है, तो नोबल गैस का होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्ष क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट को पूरा करता है, इसलिए उसका जो है बाह्यतम कक्ष जो है ये अभिक्रिया नहीं करता। अभिक्रिया कोई एलिमेंट अभिक्रिया कब करता है और अभिक्रिया कब नहीं करता, ये सोच कर रखिएगा, पहला। दूसरा, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आ रहे हैं, तब तक ये वीडियो में आपसे हमको चाहिए क्या, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु का नाम बताइएगा। सबसे कम अभिक्रियाशील तो आपने पढ़ लिया, नोबल गैस के विषय में बता दिया। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है क्यों, पहला, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, दूसरा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्यों है, यह भी आपसे हम जानेंगे। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिले, अंडरस्टैंडिंग हो उनको भी। और जब आपको कुछ लग नहीं रहा है, वीडियो को पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं लग रहा है, तो कम से कम शेयर करना चाहिए, दूसरे को भी मोटिवेट करना चाहिए। जितना से अधिक लोग को शेयर करिएगा उतना ही अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट इनका मिल सकेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.